बांग्लादेश की औरतें महीने में एक रात छोटे लड़कों के साथ क्यों बिताती थी, राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 12 साल की उम्र में मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और मैं बहुत परेशान था। मैं तो अपने पापा से मिलने के लिए आया हुआ था। मुझे क्या मालूम था कि यहां आकर मुझ पर ही एक भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। तभी मेरी मुलाकात एक बंगाली औरत से हुई जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं 12 साल का छोटा बच्चा था। उसे भला मुझसे ऐसा क्या काम हो सकता था। इसके बदले में वो मुझे बहुत कुछ दे रही थी। मुझे उसकी बात समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। और फिर जो कुछ इस औरत ने मेरे साथ किया वो जानकर आपके भी पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम संदीप है। मैं सिर्फ 12 साल का था और पापा से मिलने के लिए बांग्लादेश आया था। और मेरे पापा मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे कि रास्ते में उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। वो बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जब एयरपोर्ट पर पापा की जगह उनके दोस्त मुझे लेने के लिए आए और ये खबर सुनाई कि मेरे पापा हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे गुवाहाटी से मेरी मम्मी ने हवाई जहाज में बिठाया था और यहाँ मुझे पापा लेने आने वाले थे। लेकिन पापा के दोस्त को देखकर, ये सारी बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं बहुत जिद करके बांग्लादेश आया था क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टियां हुई थी और मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ बिताना चाहता था और बांग्लादेश घूमना चाहता था। मैं मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरी जिद पर पापा मान गए और मुझे अपने पास बुला लिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरे यहाँ आने पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ेगी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो ये देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि मेरे पापा बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उनकी काफी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। अभी ये परेशानी चल ही रही थी, तभी पता चला कि कंपनी ने पापा के एक्सीडेंट को सुनकर उन्हें छुट्टियां दे दी हैं और पापा के पास अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं था। कंपनी पापा का बोझ नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 6 महीने के लिए छुट्टी दे दी थी और पापा की जगह किसी दूसरे आदमी को रख लिया। जब पापा होश में आए और उन्हें ये बात पता चली तो बहुत रोने लगे, क्योंकि पापा के पास सिर्फ घर की जिम्मेदारी ही नहीं थी, बल्कि उनकी 2 कुंवारी बहनें भी घर में थी। उनकी वजह से तो पापा बांग्लादेश कमाने आए थे और मुझे और मम्मी को उस वक्त छोड़ के यहाँ चले आए थे जब मैं सिर्फ 6 महीने का था। यहाँ आने के बाद से पापा 2 बहनों की शादी कर चुके थे, लेकिन 2 बहनें अभी भी बाकी थी और यही सोचकर पापा की तबीयत और खराब रहने लगी थी कि अब आगे क्या होगा। पापा को इतना परेशान देखकर और तकलीफ में देखकर मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। न मैं यहाँ आने की जिद करता और ना ही पापा का एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो पापा के इस हालात का जिम्मेदार मैं ही था। हॉस्पिटल वालों ने 1 हफ्ते के बाद ही पापा को छुट्टी दे दी। फिर मैं और पापा एक छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गए। पापा कहने लगे कि अब गुवाहाटी वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब पापा कोई काम करने के काबिल नहीं थे और कंपनी पापा का खर्चा नहीं उठा रही थी। ऐसे में यहाँ रहना पापा के बस में नहीं था। पापा का कहना था कि जो भी पैसा जमा हुआ है वो भी इसी तरह खर्च हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि हम घर चलते हैं।
पापा की बातों से मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि वहां जाकर भी हमारा गुजारा होना मुश्किल है। पापा के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो फिर हम वापस जाने की सोचेंगे। उस वक्त पापा टिकट लेने के काबिल नहीं थे, लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं ही यहाँ पर कोई काम ढूंढूंगा और जब तक पापा सही नहीं होते अपने पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन सारी दिक्कत ये थी कि ये गुवाहाटी नहीं था। यहाँ 12 साल के बच्चे को कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ बच्चों से काम करवाने पे सख्त कानून लगाया जाता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना इम्पॉसिबल था। पापा रूम में रह रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे, इसलिए मैं पास के पार्क में पापा को घुमाने के लिए ले आया। वहीं पर मेरी मुलाकात एक बंगाली औरत से हुई। वो थोड़ी दूर पर बैठी थी और उसकी नजर मुझ पर और मेरे पापा पर जमी हुई थी। कुछ ही टाइम गुजरा था कि पापा का कोई जानने वाला मिल गया और पापा उनके साथ बातें करने में बिजी हो गए। तभी वह औरत इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैं तुरंत चला गया। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। मुस्कुराहट के साथ मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, कहां से हो, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम संदीप है और मेरा घर इंडिया गुवाहाटी में है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, फिर तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है। उसकी इस बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे बताया कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। पापा की नौकरी छूट गई है और हम वापस नहीं जाना चाहते। मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है। तब वह कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो फिर क्या तुम कर लोगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं जरूर करूँगा। घर वापस जाकर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं खुद भी यही चाहता था कि 6 महीने तक मेरे पापा की जगह उनकी सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूं। मेरी बात सुनकर वो खुशी से कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की जरूरत थी जो मेहनत से जी ना चुराता हो और अपने घर वालों की खातिर जान तक देने को भी राजी हो। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है। इसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि ठीक है, आप मुझे बस काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूंगा। कहने लगी, तुम्हें रोज सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर आना होगा और महीने के आखिरी दिन मैं तुम्हें काम भी बता दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी समझा दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। और वह मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बता दीजिए, तो वह मुस्कुराकर कहने लगी, संदीप इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ तो जाओ। मैं उससे और कोई सवाल पूछता कि उससे पहले ही पापा ने मुझे आवाज दी। उनके दोस्त जा चुके थे और पापा के चेहरे पर तकलीफ दिख रही थी। शायद उन्हें बैठने में तकलीफ हो रही थी। मैं फौरन पापा की तरफ पलटा तो वह हैरत से मुझसे पूछने लगे कि तुम बंगाली औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने पापा को बता दिया कि वो मुझसे अपने बंगले का काम करवाना चाहती है और इसलिए उसने मुझे बुलाया है।
मुझे भी यही लगता है कि उस औरत को मुझसे अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना मुझ जैसे छोटे बच्चे से वो क्या काम करवा सकती थी। इसलिए मैंने पापा को ये बता दिया। मेरी बात सुनते ही पापा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ 12 साल के हो, तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे, मैं तुम्हें किसी काम पर नहीं लगा सकता। पता नहीं वो बंगाली औरत कौन है, तुमसे कितना काम करवाएगी। पापा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दी कि पापा, सिर्फ 6 महीने की ही तो बात है, एक बार आप ठीक हो जाइए तो फिर दोबारा से अपनी कंपनी में नौकरी कर लीजिएगा और मैं भी वापिस चला जाऊंगा। तब तक घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर वो मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है तो फिर मुझे कोई काम करने में शर्म नहीं। पापा ने नम आंखों से मुझे देखा, कहने लगे कि मेरा 12 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे समझाने लगा है। मैंने पापा से कहा कि अगर एक बार उस औरत पर भरोसा करके देख लेता हूं, मैं काम पर एक दिन जाऊंगा और अगर मुझे काम समझ आ जाएगा तो करूंगा, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी देखकर पापा मान गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फौरन वापिस आ जाना। मैंने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो वह वहां से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था मैं अगली सुबह उसके पास जाऊंगा और काम देखूंगा। ये काम मुझे किस्मत से मिल रहा था, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सारी रात मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहां कितनी मेहनत करनी होगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो अपनी माँ और बुआ का ख्याल आने लगता। मेरी दोनों बुआ की शादी की उम्र हो चुकी थी और गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से तो मेरे पापा यहाँ परदेश में रह रहे थे। अगली सुबह मैं पापा के सारे काम करके और उन्हें नाश्ता देकर बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे यहाँ अपार्टमेंट से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पापा को मुझे अकेले भेजते हुए डर नहीं लगा। मैंने पापा को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फौरन वापिस आ जाऊंगा। और उस औरत के बंगले पर पहुंचते ही मैंने चौकीदार को बताया कि मुझे इस घर की मालकिन से मिलना है। उसने सिर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगा, तो मालकिन के पास रहोगे। वह बहुत अजीब सा बोल रहा था और अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। चौकीदार ने एक नौकरानी को बाहर बुलाया। चौकीदार ने मुस्कुराकर उस नौकरानी से कहा कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती है, मालकिन की नजर को दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या जरूरत थी। मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे तो चौकीदार कुछ पागल मालूम हुआ। वो औरत चौकीदार की बात सुनकर जोर जोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला बहुत खूबसूरत था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे सोने का महल हो। मैं एक खूबसूरत से सोफे पर बैठा, मेरे सामने शरबत रखा गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई खास मेहमान हूं। थोड़ी ही देर में मालकिन भी आ गई थी। मालकिन को देखकर मैं हैरान रह गया। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब वो एक मॉडर्न किस्म की मैक्सी पहने, बहुत सारा मेकअप किए मेरे सामने खड़ी थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी नजरें झुका ली थी। जो भी था वो मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम करने के लिए आया था। मैंने शरबत पी लिया। तब मालकिन ने कहा कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मालकिन की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया था और ना ही इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम की जरूरत हो। मैंने फौरन कहा कि आप मुझे कोई काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर काम बहुत ही ईमानदारी
और तेजी के साथ करूंगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा, इस बात के ही तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। दूसरी नौकरानी ने मुझे कमरे में पहुंचा दिया और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स भी रख दिए। मैं जब से यहाँ आया था पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान था। ना ठीक से आईना देखा और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान दिया। और अब उनके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो छत पर लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। मैं खूबसूरत तो हूं, अपनी माँ की तरह चमकता हुआ रंग और नीली आंखें। मैं दूसरों से बहुत अलग था, हर जगह अपनी आंखों से पहचाना जाता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत को मुझसे मिलवाया। उसका नाम समीना था। मालकिन कहने लगी कि यह तुम्हें आज से उठना बैठना सिखाएगी, किस तरह बात की जाती है, इस देश के तौर तरीके क्या हैं और थोड़ी बहुत देश की भाषा सिखा देगी। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे बांग्लादेश के तौर तरीके सीखने की क्या जरूरत थी और उठने बैठने के तरीके मुझे तो मालूम थे। फिर मालकिन खासकर एक औरत को मेरे पीछे क्यों लगा रही थी? मुझे काम ही तो करना था। फिर बंगाली तरीके सीख करके मैं क्या करता? मालकिन कहने लगी कि 1 महीने तक तुम्हें यह सब सीखना है और उसके बाद तुम मेरे काम आओगे। 1 महीना तुम्हें समीना के साथ गुजारना है और सुबह से लेकर शाम तक समीना तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे समीना के हवाले करके चली गई थी। समीना एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी और बहुत अच्छे से मुझे हर चीज सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो पापा मेरी फिक्र में बहुत ज्यादा परेशान थे, पर मुझे देखते ही कहने लगे कि आज मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ, तुमने पहले दिन क्या काम किया, तुमसे कितना काम करवाए? और जब मैंने पापा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने की और बंगाली तौर तरीके सिखाए गए हैं तो मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा दिए। मैंने हैरत से पापा के मुस्कुराने की वजह पूछी तो पापा कहने लगे कि ये बंगाली लोग बहुत अजीब होते हैं, एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसकी भी नस्ल मालूम करते हैं, तो फिर तुमको ऐसे कैसे रख सकते हैं? मुझे यकीन है वो पहले अपने तौर तरीके तुम्हें सिखाकर अपने काबिल बनाएंगे कि तुम उनके महल में काम कर सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम्हारे ऊपर काम का बोझ नहीं है तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख जाओ। जब मैं सही हो जाऊंगा तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना इतने दिन नहीं रह सकती। पहले ही वो मुझसे दूरी का दुख उठा रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उससे दूर कर दूं। पापा ठीक ही कह रहे थे। मम्मी मेरे बिना बहुत अकेली हो गई होगी। मैंने रोज मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। मेरे बालों को नए स्टाइल से बना दिया गया था। मुझे हर तरह का अच्छा खाना खिलाया जाता था। 15 दिन में ही मुझ में बहुत सारा बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वही 12 साल का बच्चा हूँ। यहाँ के खाने पीने ने मेरी सेहत को बहुत अच्छा कर दिया था। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर कोई रोक नहीं थी। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ किसी बादशाह की तरह घूमता फिरता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अजीब लगती थी कि मैंने कभी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वह एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे,
लेकिन उनके पति के साथ उनकी फोटो लगी हुई थी और मेरे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही बताया कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात को ही घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमती थी, फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती। जब से मैंने समीना से तौर तरीके सीखे तब से मालकिन मुझे भी अपने साथ ले जाने लगी। वो मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीजें दिलाती और मैं अपनी इस नौकरी पर हैरान था जिसके लिए मुझे एक तो सैलरी भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपने पापा को अपनी नौकरी और दिन भर के बारे में बताया तो पापा कहने लगे, शायद मालकिन की कोई औलाद नहीं है इसलिए वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही है, लेकिन यह बात बताना नहीं चाहती है। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि 1 महीने तक समीना मुझे ट्रेनिंग देगी और फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा। मुझे उस दिन का इंतजार था जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे क्या करना है। अभी तो मैं अपने नए नए कपड़ों और महंगी महंगी चीजों को इंजॉय कर रहा था। पापा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन इतनी ज्यादा ठीक नहीं कि वो नौकरी कर सकते। मेरी नौकरी लग गई थी तो पापा की परेशानी भी कुछ कम हो गई थी। पापा ने मम्मी को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। पापा मम्मी के पास शाम को फोन करते, उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा कहते। दिन तेजी से गुजरते चले गए और 1 महीने में मैं पूरी तरह से बदल गया था। मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। महीने के आखिरी दिन मैं जैसे ही मालकिन के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पर खुश था कि अब मुझे भी काम करना होगा। बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो समीना मुझे कहीं नजर नहीं आई। दूसरी नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक बार भी मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहा करता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया। मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी कि ये रही तुम्हारी इस महीने की सैलरी। आज का पूरा 1 दिन तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में ही गुजारना होगा और आने वाले 29 दिन तुम उसी तरह गुजारना जिस तरह तुमने इस महीने में गुजारे हैं। मालकिन के बाद मुझे समझ तो नहीं आई थी, पर ये इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत अधिक खुश था। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगे वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। फिर जो कुछ मालकिन ने मुझसे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ इस तरह का काम कैसे कर सकता था? मैं 12 साल का एक छोटा बच्चा था और मालकिन जिस चीज की ख्वाहिश रखती थी वो पूरा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें एक पूरा महीना दिया है, हर तरह की आजादी दे दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया। अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते। ये पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई काम नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो कहने लगी कि हम औरतों की जिंदगी भी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी जिंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। मेरे पति को ऐश की आदत हो गई है। वो एक रूम में कई कई औरतों को रखते हैं और अपनी पत्नी को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति की दिलचस्पी मुझ में बिल्कुल नहीं, बल्कि उन औरतों में है जिनको उसने गलत तरीकों से अपने पास रखा हुआ है। इसलिए मैं भी महीने का 1 दिन छोटे लड़कों के साथ गुजारती हूँ और अपनी ख्वाहिश को पूरा करती हूँ। इस तरह ना तो मैं गर्भवती हो सकती हूँ और ना ही किसी को इस बात पर शक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि यह गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है, फिर मैं क्यों ना उसे धोखा दूं।
मैं बदले की आग में जलती रहती हूँ और यह इसी तरह ठंडी होती है जब मैं किसी छोटे बच्चे को अपने बिस्तर तक लेकर आती हूँ। तुमसे पहले भी कुछ लड़कों को मैंने इस तरह से इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था कि मैं उसे हमेशा अपने पास रखती। लेकिन तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें पूरा 1 महीना अपने घर बुलाती रही। इन पैसों की वजह से तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रख लूंगी। तुम्हारे बाप को ना किसी नौकरी की जरूरत होगी और ना ही तुम्हें घर वापस जाना होगा। तुम अपने पापा को अपने मम्मी के पास वापस भेज देना। मैं छोटा जरूर था, लेकिन मैं बेअकल नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने सारे पैसे मालकिन के हाथ में दिए और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पाप के रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन के लाख रोकने के बावजूद भी मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि पैसे की चमक मुझे रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से ज्यादा मेरी माँ की परवरिश अहम थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं गिरते पड़ते वापस अपने पापा के पास चला आया और कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। ये लोग तो बहुत जालिम हैं। हम वापस अपने देश चलते हैं। 1 रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी के कारण कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके साथ नौकरी कर रहे थे और मेरी मालकिन की नीयत ही कुछ और थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ में आया था। मैं अपने पापा के साथ वापसी की टिकट ले चुका था और आने वाली जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन पापों से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जिंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। मुझे यकीन था कि भगवान ने हमारे लिए गुवाहाटी में किसी न किसी काम का इंतजाम कर रखा होगा। पहले के बंगाली लोग अलग थे और आजकल के बंगाली लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भटका दिया है और इस बात का अंदाजा हर इंसान मेरी जिंदगी की कहानी से लगा सकता है। दोस्तों, आपको हमारी ये मजेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त कहानी या फिर टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।